आप अनम्यूट हैं आशा जी, अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आप। जी सर, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। मैं आशा राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय हटा, दमोह, मध्य प्रदेश से आप सभी सुधीजनों का इस अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के विलक्षण विभूतियों से समृद्ध सारस्वत मंच पर अपनी समस्त हार्दिकता के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। ये मंच सिर्फ भारत के नवनिर्माण की बात नहीं करता, बल्कि ये पुनर्निर्माण की बात करता है। और अपनी इसी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण मंत्र से करते हैं। तो मैं आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी से अनुमति चाहूंगी कि कल्याण मंत्र हम सभी उच्चारित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सनातन परंपरा है जो सिर्फ स्वयं के कल्याण की बात नहीं करता, ये मानव मात्र, जीव मात्र, विश्व कल्याण की बात हम करते हैं। और ऐसा ही उद्देश्य हमारे इस संस्था जो संघ है, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ, इसी उद्देश्य को लेकर निरंतर चल रहा है और निरंतर व्याख्यान श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहा है। तो मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से कार्यक्रम के प्रारंभ हेतु अनुमति चाहूंगी। सर, आप अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रारंभ कीजिए। आप अच्छा प्रारंभ किया आपने। जी जी, धन्यवाद सर। आज की आभासी संगोष्ठी का हमारा जो विषय है वह है साहित्य और एकात्म मानव दर्शन। इस विषय पर अपने बहुमूल्य विचार अभिव्यक्त करने के लिए बीच व्याख्यान हेतु हमारे साथ उपस्थित है प्रख्यात भाषा चिंतक परम आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक एवं संपादक आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी महोदय। इस मंच पर अपनी समस्त हार्दिकता के साथ मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित है अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी, कार्यक्रम के संयोजक संभवतः हमारे आदरणीय डॉक्टर पर जितने भी हमारे सुधी श्रोता और दर्शक उपस्थित है, उन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्य और दर्शन जो हमारा विषय है, साहित्य और दर्शन दोनों का ही मानव जीवन एवं समाज से गहरा संबंध है। मेरे दृष्टिकोण में साहित्य वही है जो मानव में शाश्वत जीवन मूल्यों को रोपित करे, पल्लवित करे और पुष्पित कर सके और उसे आकाश की बुलंदियां तो प्रदान करे, परंतु उसकी जड़ें जमीन के भीतर गहरे तक धसी रह सके। ऐसा हमारा साहित्य होना चाहिए और वही शाश्वत साहित्य होता है। दूसरी ओर हम दर्शन की अगर बात करें तो हमें जीवन जीने की जो महती कला सिखाता है, वही वास्तव में दर्शन है जो मानव कल्याण की मात्र कामना करता है। साहित्य और दर्शन दोनों का ही संबंध मानव जीवन से है, अतः दोनों का गहरा अंतर संबंध है। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की महती विचारधारा है। वास्तव में वे एक ऐसे दर्शन को विकसित करना चाहते थे जो भारत की प्रगति और परंपरा के अनुकूल हो और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति में समर्थ हो। और अपने इस दर्शन को उन्होंने जो नाम दिया वह है एकात्मक मानव दर्शन। मानववाद कहे या मानव दर्शन, दोनों ही एक ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आधुनिक राजनीति और अर्थनीति को सुचिता और शुद्धता के धरातल पर खड़ा करने की प्रेरणा देने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनकी महानता को, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके समर्थक को और साथ ही साथ उनके जो विरोधी थे, दोनों बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी विचारधारा के व्यक्तित्व थे उनमें से एक। तो वे दलगत राजनीति और सत्ता राजनीति से हमेशा ऊपर रहे। यही कारण है कि किसी ने उन्हें गांधी तिलक सुभाष की परंपरा की एक कड़ी कहा, तो किसी ने उन्हें अजात शत्रु की संज्ञा दी। मैं
इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए आज के बीच व्याख्यान हेतु आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। उसके पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी सोमदत्त जी, ठीक है, आगे बढ़े। जी मैं पहले थोड़ा सा परिचय मैं संगठन करना चाहूंगा, जैसे सर्वेश जी का आदेश है। आज से लगभग एक वर्ष पूर्व इस संगठन की परिकल्पना की गई थी जी। और ये माना गया था कि जिस तरीके से पूरा साहित्यिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है, उस प्रदूषण से बचने के लिए कोई ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो भारत और भारतीयता की बात करे, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन चिंतन की बात करे, और ऐसे लोगों को, लेखकों की और विचारकों की और चिंतकों की, जो हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सृजन का कोई भी क्षेत्र हो, उस सब सृजन का सब इस संगठन के साथ जुड़े और अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये एक छोटा सा बिरवा हम लोगों ने लगाया था आज से लगभग एक वर्ष पहले, और आज हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। ये 2 पाक्षिक व्याख्यान हम लोग करते हैं महीने में, एक दूसरे रविवार को और दूसरा चौथे रविवार। इसमें राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात और उससे जुड़े कार्यक्रमों की बात हम लोग करते हैं। राजनीति से हम लोग बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र का संगठन है, इससे सब लोग जुड़े हुए। आज जैसा कि विषय भी हम लोगों ने लिया है साहित्य और मानव दर्शन, ये माननीय सर्वेश जी आज इस पर अपना बीज व्याख्यान देंगे। आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी ने तो बहुत काम किया है, वो आज हमारे अध्यक्ष हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सर्वेश जी अपना व्याख्यान शुरू करें। जी सर, सर्वेश जी का संक्षिप्त परिचय पहले यहाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी सर, यदि अनुमति हो तो। जी 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 जी। वैसे आदरणीय किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु एक औपचारिकता वश मुझे यह कार्य यहाँ पर संपादित करना पड़ रहा है। तो आदरणीय सर्वेश जी के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में आदरणीय DCS के PG कॉलेज मऊ नाथ भंजन मऊ में प्राचार्य प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। महोदय, आपने स्नातक की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एवं स्नातकोत्तर की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आपके MPhil का विषय है हिंदी की स्वनिम व्यवस्था एवं आपने जो PhD में शोध कार्य किया है उसका विषय है मानक हिंदी का संरचनात्मक विश्लेषण। आदरणीय से बात करें तो 22 वर्ष से अधिक का लंबा अध्यापन, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं को अध्ययन करने का, संचालित करने का सर को उपलब्धि है सर के पास। सर की 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। क्योंकि हम यहाँ पर संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहेंगे सर, क्योंकि परिचय तो आपका बहुत लंबा है, ताकि हम अधिक से अधिक समय आपको सुन सके और आपके ज्ञान से हम लाभ अर्जित कर सके। तो 12 पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी है। कुछ ही का मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, जैसे पहले अनुवाद, एक परिचय, प्रयोजन मूलक हिंदी, हिंदी भाषा की संरचना, अकथ, हिंदी के कारक, आधुनिक हिंदी कविता का विषय आदि। इस तरह से सर की 12 पुस्तकें प्रकाशित है। आपने विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं हेतु पाठ्य पुस्तकों का भी संपादन किया है। संपादन की अगर हम बात करें तो मेड बाय इंडिया के नाम से प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा के व्याख्यानों का संपादन भी आपने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रजातंत्र और ग्रामीण भारत के नाम से आपने प्रोफेसर अशोक मोडक के स्मारक व्याख्यानों का संपादन भी किया है। शोध पत्र की अगर हम बात करें तो 20 से अधिक शोध पत्र आपके UGC केयर लिस्टेड जर्नल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। कई लेख आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अगर हम सर ने जिस त्रैमासिक पत्रिका का वर्तमान में संपादन कर रहे हैं उसका नाम है, संक्षेप करिए। जी, प्रत्यय, और आपकी निरंतर सक्रिय भागीदारी विभिन्न राष्ट्र में लाभान्वित होना चाहेंगे। हार्दिक आभार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने इतना लंबा परिचय दे दिया।
और हम सबके बीच कैसे विराट पुरुष बैठे हैं, उनके सामने इतना लंबा परिचय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी हैं, हम लोग के मेंटर हैं, और आज का जो पूरा का पूरा विषय है उनके सामने मैं बोलूंगा तो यह मेरे लिए भी एक चुनौती है। और अच्छा इस दृष्टिकोण से है कि मैं अपने आप को करेक्ट कर पाऊंगा आपके द्वारा और आपसे संवाद करके। तो आज के इस आभासी पटल की संगोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष, एकात्म मानव दर्शन के दीनदयाल वाङ्मय के संपादक, एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत को प्रचारित प्रसारित करने वाले, जिनसे हम सब ने समझा है, पहली बार आप ही के मुखारबिंद से इस शब्द को सुना था, तो ये हम सबका सौभाग्य है कि एकात्म मानव दर्शन के कुछ बिंदुओं को हम लोग आज के इस आभासी पटल पर समझेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी, नित्यानंद जी, अमूल्य मोहंती जी, तमाम हमारे और 1 मिनट के लिए थोड़ा मैं फ्लाइट मोड कर लूं। फ्लाइट मोड होने से तो नेट ही खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही। आज हम सभी एकात्म मानव दर्शन के परिप्रेक्ष्य में साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे। साहित्य के सामने सर एक बड़ी चुनौती रही है कि साहित्य के देखने की जितनी भी दृष्टियां अब तक आई हैं, सब एकांगी हैं। कहीं न कहीं से खंड खंड में देखने की दृष्टि है। किसी ने सिर्फ मन के अस्तित्व, मनो विकारों के आधार पर देखने की कोशिश की, किसी ने सिर्फ भौतिकता के आधार पर देखने की कोशिश की। तो जितनी भी दृष्टियां साहित्य में आई, हम सब ने अनुभव किया कि सब खंड खंड में थी। काफी समय पूर्व, लगभग 10-15 वर्षों पूर्व, मैं जब साहित्य के अध्ययन में आलोचनाओं से परिचित हुआ तो मैंने यह महसूस किया कि एकांगी दृष्टिकोण से पूरे साहित्य को देखने की कोशिश हो रही है, और उसका परिणाम यह हो रहा है कि साहित्य की मूल भूमि से ही आलोचना विचलित हो जा रही थी। ऐसे समय पर ही मैं समग्रतावादी दृष्टिकोण से परिचित हुआ और मैंने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की कि जिसमें मनुष्य का समग्रता में विचार हो। सिर्फ मनुष्य को शरीर के रूप में देखना, मानवीय जीवन व्यवहार को, साहित्य को सिर्फ संघर्ष के रूप में देखना, यह कहीं न कहीं से एकांगी, या मैं उसको कहूं कि एक अधूरा दृष्टिकोण था। और ऐसे ही चिंतन की प्रक्रिया में एकात्म मानव दर्शन से मेरी मुलाकात होती है, परिचय होता है, जिसका आधार ही है कि यह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है, टुकड़े टुकड़े में देखने की पक्षपाती नहीं है। इसका मूल ही है कि यह जीवन की विविधता में अंतर्भूत एकता का आविष्कार है,
और इसलिए परस्परानुकूलता एवं परस्पर पूरकता को महत्व देती है। एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववादी दृष्टि विविधता में एकता की बात नहीं करती, बल्कि यह कहती है कि एकता का ही विविध रूपों में अभिव्यक्तिकरण है। यह भारत का जो केंद्रस्थ विचार है, उस विचार को लेकर के चलने वाला एकात्म मानव दर्शन है। और हम जब साहित्य की बात करते हैं तो अगर शुक्ल जी को ही आधार बनाए तो शुक्ल जी ने ही कहा है यह चित्तवृत्तियों का इतिहास है। ये जो चित्तवृत्तियां बनती हैं वो सिर्फ भौतिकता से नहीं बनती, सिर्फ मस्तिष्क से नहीं बनती, बल्कि मनुष्य के समग्रता में जो उसका आचरण व्यवहार होता है उससे बनती हैं। और जब इसको मैं देख रहा था तो इसी बीच आदरणीय सर के मुखारबिंद से जब एकात्म मानववाद को सुना और उसमें जब एक विषय मेरे समक्ष आया कि मनुष्य को देखने की एकांगीय दृष्टि उचित नहीं है, एकात्म मानव दर्शन कहता है कि मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा तथा शरीर इन चारों का समुच्चय है। और जब इस दृष्टि से हम देखें तो मानव की प्रगति का अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन चारों की प्रगति। इस दृष्टि से देखने के बाद मुझे लगा कि साहित्य में ये जो बड़ी त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि के कारण से जो साहित्य का दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं आलोचना का दृष्टिकोण एकांगी हो गया। और तब मैंने इस पर काम करना शुरू किया। बड़ा महत्वपूर्ण एक आध दृष्टांत मैं दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और एकात्म मानव दर्शन पर तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आदरणीय के रहते उनके सामने में बोलना मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। फिर भी कुछ रखूंगा, इसलिए कि हम लोग एकात्म मानव दर्शन को साहित्य में की तरफ ले जा रहे हैं और कहीं हमारे साहित्य की तरफ ले जाने का जो दृष्टिकोण है वो न गलत हो जाए, उसका करेक्शन आपके द्वारा होगा। इसलिए इस बात को मैं जरूर आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एकात्म मानव दर्शन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एकात्म मानव दर्शन ये कहता है कि मानव जीवन में जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध आदि सभी विकारों को की स्वीकृति है, मानव समाज ने स्वीकार किया है। किंतु ये सब जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारी संस्कृति अथवा शिष्ट व्यवहार का आधार नहीं बना। उदाहरण के लिए समाज में चोर और डाकू होते हैं, उनसे अपनी और समाज की रक्षा करनी भी चाहिए। उनको हम मानव व्यवहार की आधारभूत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि मान करके नहीं चलते। यानी हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे जो नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसी जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, उनसे हम समाज को बचाएं। यानी समाज में जहां एक तरफ अच्छाइयां वहीं बुराइयां भी हैं, तो जो एकात्म मानववादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि समाज जो अच्छाइयां हैं, जो उज्जवल पक्ष है, उनको लेकर के चलने का पक्षपाती होता है, न कि जो समाज की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको लेकर के चलने का पक्षपाती होता है। एक और बहुत सुंदर उदाहरण इसमें हमें मिला कि एकात्म मानववाद में दीनदयाल जी वो व्याख्यान में बोलते हैं कि देखने को तो जीवन में भाई भाई के बीच प्रेम और बैर दोनों ही मिलते हैं, किंतु हम प्रेम को अच्छा मानते हैं और बंधु भाव का विस्तार हमारा लक्ष्य रहता है। हम बैर को अभिष्ट नहीं समझते, उसका निषेध करते हैं। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम समाज में जो नकारात्मकता है उस नकारात्मकता को हम आगे नहीं बढ़ाते, उस नकारात्मकता का निषेध करते हुए जीवन में जो सकारात्मकता है, जो उच्च भाव है, जो उच्च मूल्य है, उन्हीं को हम आगे लेकर के चलते हैं। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं पढ़ रहा था, जो विषय आया कि समाज में हम जैसे पूरा का पूरा साहित्य जो हम देखते हैं तो उसमें एक विषय चलता है कि संघर्ष का मामला। पूरे साहित्य को
संघर्ष के साहित्य के रूप में देखने की कोशिश हुई। और एक बड़ी बात मेरे मुंह से निकल रही है, लेकिन अग्रजों के सामने निकालना भी जरूरी होगा। हम सब भी ये मानते हैं कि वियोगी पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यानी वियोग से ही कविता निकलेगी, संघर्ष से ही कविता निकलेगी। यह जो पूरी की पूरी सोच है, ये पश्चिम की सोच है, और मुझे लगता है कि इस सोच का आधार सिर्फ संघर्ष है। यह संघर्ष किसका है? भौतिकतावादी संघर्ष। दीनदयाल जी बताते हैं कि हमारे जीवन में संसार संघर्ष के साथ साथ सहयोग का भी बड़ा एक पहलू होता है। जो सहयोग है उसकी भी एक बड़ी मर्यादा होती है। हम जीवन में जो आगे बढ़ते हैं सिर्फ संघर्ष से नहीं आगे बढ़ते हैं, बल्कि सहयोग का एक बड़ा पहलू होता है जिससे आगे बढ़ते हैं। यानी अगर विद्यालय है तो विद्यालय में कितने लोगों के सहयोग से विद्यालय खड़ा हुआ, तब कोई पढ़ करके आगे निकलता है। हम उस बड़े सहयोग को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं से हम जो छोटा सहयोग, जो छोटा संघर्ष पड़ता है कई बार, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बात और बड़े महत्व की है, जो एकात्म मानव दर्शन का एक कह सकते हैं विश्व दृष्टि भी है, जो ग्लोबल विजन है। दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव के ज्ञान में जो कुछ भी अर्जित है, हम उससे बिल्कुल आंख बंद करके नहीं चल सकते। यानी दुनिया में मनुष्य ने जो कुछ भी अर्जित किया है, उससे बिल्कुल आंख बंद करके नहीं चल सकते। उन्होंने कहा है कि यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, उसमें से जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना होगा, और जो असत्य है उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए वो कहते हैं कि जहां तक शाश्वत सिद्धांतों एवं स्थायी सत्यों का संबंध है, हम संपूर्ण मानव के ज्ञान और उपलब्धियों का हमें संकलित विचार करना होगा। और वो कहते हैं कि उसमें से जो हमारा है, यानी जो हमारी परंपरा से, हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, उसे युगानुकूल बनाना होगा। उसको हूबहू नहीं, युग के अनुकूल उसका हमें अनुकूलन करना होगा। और जो बाहर का, विदेश से हम दूसरी देशों से प्राप्त करते हैं, दूसरी दुनिया से प्राप्त कर रहे हैं, उसे हमें देशानुकूल डाल करके ही आगे चलना होगा। यानी जो हमारा है उसको युगानुकूल बना करके, और जो बाहर का है उसे देशानुकूल बना करके यदि हम मार्ग चयन करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा जो पाथेय होगा वो बेहतर होगा। बंधुओं, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की दृष्टि के पर एक बड़ा आरोप है कि यह बाहर का निषेध करता है, लेकिन एकात्म मानववादी दर्शन निषेध नहीं करता, वो बाहर का भी अनुकूलन की बात करता है कि जो बाहर से भी हमें मिले उसको हम देशानुकूल बनाएं, जो अपना है उसको युगानुकूल बनाएं। इसके अलावा एक और पहलू पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसकी साहित्य में सबसे अधिक अभिव्यक्ति होती है, और साहित्य की जो आलोचना दृष्टि है उस पर हमें लगता है इस पहलू का एक बड़ा असर पड़ने जा रहा है। समाज को देखने की जो दृष्टि है वो बहुत कुछ तय करती है कि हमारे साहित्य के प्रति दृष्टि क्या होगी। समाज को पश्चिम एक कॉन्टेक्ट के रूप में देखता है, भारत का दृष्टिकोण उससे अलग रहा है, और दीनदयाल जी इस दृष्टिकोण को बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखते हैं। वो अलगाते हैं, कहते हैं कि समाज स्वयंभू है, जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है उसी प्रकार समाज भी पैदा होता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात इसी को और क्लियर करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। इस पर उंगलियां उठ सकती हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि जब दीनदयाल जी कहते हैं कि व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते, तो उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि विभिन्न समूहों से अगर व्यक्तियों को एक साथ आप रख देंगे तो समाज नहीं बनेगा। वो
व्यक्ति भिन्न भिन्न समूहों के होंगे, वो अपने अपने समाज की अभिव्यक्ति करेंगे। यानी सिर्फ व्यक्तियों से नहीं बनता, समाज के बारे में उनकी मान्यता है कि समाज स्वयंभू है और वह वैसे ही पैदा होता है जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए दीनदयाल जी कहते हैं कि वास्तव में समाज एक ऐसी सत्ता है जिसकी अपनी आत्मा होती है, जिसका अपना एक जीवन है। इसीलिए यह भी उसी प्रकार जीवमान सत्ता है जैसे मनुष्य जीवमान सत्ता है। बंधुओं, सबसे बड़ी बात यही है कि समाज को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है उसको हमें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि साहित्य को समाज शास्त्र दृष्टि से देखने पर जितना अधिक काम हो रहा है और उन सबके पीछे कहीं न कहीं से पश्चिम की जो खंडित दृष्टिकोण है, जो एकांगी दृष्टिकोण है, उसी का प्रभाव है। और इसके कारण से हम साहित्य को पढ़ते पढ़ते, साहित्य की आलोचना करते करते, साहित्यिक दृष्टिकोण को बनाते बनाते एक विघटित समाज के अवयव घटक के रूप में आगे बढ़ जा रहे हैं। दीनदयाल जी बात को यही नहीं रोकते हैं, वो कहते हैं कि समाज के भी व्यक्ति के भांति ही शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है। उनका मानना है कि जिस तरह से व्यक्ति एक जीवमान सत्ता है वैसे ही समाज भी एक जीवमान सत्ता है, और जिस तरह से व्यक्ति को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय के रूप में देखना होगा, वैसे ही समाज को भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय के रूप में देखना होगा। दीनदयाल जी इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का अपना अलग एक मस्तिष्क होता है और वो उसी सोच से, उसी दृष्टिकोण से चीजों को देखता और समझता है, वैसे ही समाज का भी अपना एक मस्तिष्क होता है। समाज भी उसी दृष्टिकोण से, उसी मस्तिष्क से दुनिया को देखता है। और इसी पर एक बात मैं जोड़ूं तो धर्मपाल जी ने लिखा है, बड़ा बढ़िया इसमें लिखा है उन्होंने धर्मपाल जी ने लिखा है कि नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोग अभी भी 18वीं शताब्दी में हैं। तो मैं कहता हूं कि जब भारत के लोग 18वीं शताब्दी के दृष्टिकोण को रखते हैं तो आप भारत को समझना चाहते हैं तो 18वीं शताब्दी के दृष्टिकोण को ही समझना होगा, उसी दृष्टिकोण से समझना होगा। और वहीं वो खारिज करते हैं कि 21वीं सदी पश्चिम की सदी है, 21वीं सदी के दृष्टिकोण से भारत को आप नहीं समझ सकते। जिस तरह से जो हमारा समाज है उसका एक मस्तिष्क है, वैसे ही जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, और इसको बड़ा अच्छा उदाहरण से वो प्रस्तुत करते हैं। और वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दीनदयाल जी के जितने भी उदाहरण हैं वो बड़े ही सामयिक और समाज से उठाए हुए उदाहरण है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं रखते जो कृत्रिम हो। समाज में दिन प्रतिदिन घट रहा है, ऐसा हम समाज से देख सकते हैं, वो बड़ा अच्छा विषय रखते हैं। कहते हैं इस बात को और स्पष्ट करते हुए, कहते हैं कि कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं कि नितांत दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी व्यक्तिगत नाते से दुर्बल होते हुए, यानी निजी तौर पर तो बहुत दुर्बल भी है होते हुए भी, लेकिन समाज के नाते बड़ा पराक्रमी निकल जाता। वो जब समाज की इकाई के रूप में अपने आप की प्रस्तुति करता है तो बहुत पराक्रमी निकल जाता है। और आपने देखा होगा कि आजादी के आंदोलन में लोगों ने इसी पराक्रम का परिचय दिया और स्वयं को बलिवेदी पर चढ़ाया भी। दूसरी बात भी बड़ी महत्व की वो कहते हैं कि व्यक्ति के नाते अक्सर या कई बार ये देखा जाता है कि मनुष्य एक व्यक्ति होने के नाते जिन बातों को सहन कर लेता है, यानी अगर उसके ऊपर कोई बात कही जाती है तो कई बार सहन कर लेता है, लेकिन जब वो समाज के ऊपर कही जाती है, यानी समाज के नाते वह उन बातों को सहन करने के लिए तैयार नहीं होता है। कैसे आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को अगर कुछ कहा जाए
तो सुन लेता, कई बार सहनशीलता का परिचय देता है, लेकिन जब उसके पूरे समाज को, उसकी संस्कृति को, उसके देश को, उसके गांव को, उसके राष्ट्र को कुछ कहा जाता है तो वो कतई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से दीनदयाल जी ने जो समाज के प्रति एक दृष्टिकोण दिया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने और भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इसको और क्लियर करते हुए कि एक विद्यार्थी अगर आप लेते हैं तो हो सकता है वो बहुत अनुशासित हो, अकेला विद्यार्थी अनुशासन पूर्ण होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब 40 विद्यार्थी एकत्रित हो जाएंगे तो उनमें अनुशासनहीनता आ जाती है। और इसी को उन्होंने भीड़ की मानसिकता कहा है। उन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यदि अच्छे व्यक्ति इकट्ठा हो जाए तो वे उसी प्रकार विचार करेंगे जैसे वे हैं, यह नहीं कहा जा सकता। यानी जो लोगों के इकट्ठा करके, जो लोगों को जोड़ करके हम समाज बनाने की बात करते हैं, दीनदयाल जी उसको खारिज करते हैं। और दीनदयाल जी बस इतना ही नहीं खारिज करते हैं, इसका बड़ा विस्तार में वो विषय रखते हैं। समय मेरे पास उतना नहीं है। दूसरा ये है कि हम सबके बीच आज जिनका हमें पाथेय मिलना है और जिनसे हमने एकात्म मानव दर्शन को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया, उनको सुनना है, तो उनके आगे मैं उतनी बात कहने का साहस भी नहीं रह सकता। एक और बात इसी को बड़ा बढ़िया उन्होंने बताया है, बहुत अच्छा उन्होंने एक दृष्टांत और दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है फ्रांस पर जब हिटलर ने आक्रमण कर दिया था, फ्रांस का जो प्रधानमंत्री था मार्शल पेत्ता, वो आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वहीं पर दिगाल भागकर लंदन चला गया और लंदन ने उसका समर्थन किया और दिगाल ने कहा कि मैं इस समर्पण को स्वीकार नहीं करता, फ्रांस स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। और ये जो स्वतंत्रता है वो एक धर्म है, इसलिए उसको लड़ने का अधिकार मिल गया और धीरे धीरे उसने फ्रांस को स्वतंत्र भी कराया। इसको कहते हैं दीनदयाल जी कि धर्म के अनुकूल चलने वाला अल्पमत भी जो है वो श्रेष्ठ है। यानी जो समाज में धर्म है, जो धर्म हमें ताकत देता है, जो धर्म हमें खड़ा करता है, लड़ने के लिए खड़ा करता है, अपने पर आई हुई विपत्ति से दो चार होने के लिए खड़ा करता है, तो उसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया है। और उसी उदाहरण को आगे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है से भी जोड़कर बड़ी सुंदर समझ आपने दीनदयाल जी ने हम लोगों के बीच रखी है। एक और बात कह के अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। दीनदयाल जी जो अर्थतंत्र है उस पर बड़ी साफ दृष्टि रखते हैं। हमको जो खंडित दृष्टि थी, एकांगी दृष्टि थी, उसने समझाया। जो समाज को एक कॉन्टेक्ट के रूप में देखने वाली दृष्टि थी, उसने समझाया कि कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा। और इस भौतिकतावाद दृष्टि ने हमारे पूरे समाज की संरचना को तोड़ दिया। पूरी की पूरी जो मार्क्सवादी आलोचना है, या मैं कहूं कि जो हिंदी साहित्य को देखने की दृष्टि है, वो यही कमाने वाला खाएगा की दृष्टि है। और इस दृष्टि के कारण से ही हिंदी में जो एकात्मवादी दृष्टि थी उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। दीनदयाल जी ने कहा कि जो जन्मा है सो खाएगा और कमाने वाला खिलाएगा। उन्होंने बताया कि खाने का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है और कमाने की पात्रता शिक्षा से आती है और शिक्षा समाज देता है। उन्होंने बताया कि बच्चे, बूढ़े, रोगी, अपाहिज सबकी चिंता समाज को करनी पड़ती है, इसलिए समाज का यह कर्तव्य है कि वह अपने समाज को ऐसे शिक्षित करे कि वे इस कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही है
कि इस कर्तव्य के निर्वहन की क्षमता पैदा करना ही अर्थव्यवस्था का काम है। दीनदयाल जी ने अर्थव्यवस्था के बेस को भी, उसकी आधार भूमि को भी बहुत साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था का काम अर्थ पैदा करना नहीं है, अर्थव्यवस्था का काम अर्थमानव पैदा करना नहीं है, अर्थव्यवस्था का काम ऐसी कर्तव्य निर्वाह की क्षमता पैदा करना है जिससे जो जन्मा है वो खाएगा, जो बूढ़े बच्चे रोगी अपाहिज हैं सबकी चिंता समाज कर सके, ऐसी कर्तव्य निर्वाह की क्षमता पैदा करना यही अर्थव्यवस्था का काम है। और यह जो अर्थव्यवस्था का काम है, इसको अगर अर्थव्यवस्था कर रही है तो उस दृष्टिकोण से साहित्य को भी हमें देखने की जरूरत है कि साहित्य में भी ये चीजें हैं कि नहीं है। और जब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित तौर से साहित्य को देखने का हमारा एक दृष्टिकोण अपना अलग से विकसित होगा। बंधुओं, दीनदयाल जी प्रकृति के दृष्टिकोण, जो हम पर्यावरण को लेकर के आज चिंतित हैं, वो प्रकृति के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनका ये मानना है कि हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है, हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितना प्रकृति पैदा कर सके। यानी आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ जाते हैं, यह भी हमें बहुत साफ रखना होगा। और इस तरह से दीनदयाल जी आखिर में जो उनका वक्तव्य है उसको पढ़ के अपनी बात को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। दीनदयाल जी का आखिरी पैराग्राफ, जो एकात्म मानव दर्शन का आखिरी भाषण का पैराग्राफ है, वो कहते हैं कि विश्व के दर्शन और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानवता ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर नर से नारायण बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत दैवी और प्रवाहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। पूरी दुनिया जो चौराहे पर खड़ी है उसको दिखाने का यही एक रास्ता है। और इस तरह से दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, मैंने जिन बिंदुओं को रखा, आप यदि देखें तो साहित्य की जो दृष्टि है, साहित्य में जो समाज को देखने की दृष्टि है, वो पूरी की पूरी संघर्ष आधारित दृष्टि है। साहित्य में जो अर्थतंत्र को देखने की दृष्टि है, वो पूरे का पूरा मुद्रा बनाने की प्रक्रिया है। कैसे मुद्रा निर्माण करें, अर्थशास्त्र इसके चिंतन करता है, अर्थव्यवस्था इसकी चिंतन नहीं कर रही है कि कैसे ये समाज की सर्वांगीण चिंता हो सके। तो मुझे लगता है कि विषय लंबा है, मेरी इतनी अधिक पकड़ नहीं है, अभी सीखने की प्रक्रिया में हूं। अगर इस सैद्धांतिकी के आधार पर हम साहित्य को देखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से ऐसे तत्व मिलेंगे। और मैंने इस दृष्टिकोण से, समग्रतावादी दृष्टिकोण से, कुछ निबंधों की, कुछ साहित्य की हमने आलोचना भी की है, उसको देखने की कोशिश भी की है। और मैं पाया हूं कि इस दृष्टिकोण से देखने के बाद एक हमें ऐसा मार्ग मिलता है जिससे कहीं न कहीं से साहित्य समाज के लिए अधिक उपयोगी, अधिक दिग्दर्शक और विश्व चौराहे पर खड़े विश्व मानव के लिए एक मार्गदर्शक बन पाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें आप सबने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत सुंदर वक्तव्य साहित्य एवं एकात्म मानव दर्शन के ऊपर था सर। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया है। इस तरह से आपने कहा कि हमें समाज हो चाहे साहित्य हो, उसे खंड खंड करके नहीं देखना है, बल्कि समग्रता में एकाग्र करके हमें देखना होगा, तभी उसे हम सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। साथ ही आपने समाज को देखने की जो दृष्टिकोण है उस पर भी प्रकाश डाला। देश का जो है उसे युगानुकूल बनाने की आवश्यकता है, और जो विदेशी है, जो बाहर से पाश्चात्य प्रभाव जो हमारे देश पर पड़ रहा है,
उसे हमें देशानुकूल बनाने की महती आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने है अपने व्याख्यान में यहाँ पर प्रस्तुत किए। साथ ही समाज को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदलने की आवश्यकता है हमें। समाज का भी व्यक्ति के समान शरीर, मन और बुद्धि आदि विभिन्न बिंदुओं पर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया। सर, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद मैं पेश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात हमारे आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हो गई हैं। जी सर, तो उनका परिचय प्रस्तुत करना यहाँ पर ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगी, परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसी विलक्षण विभूति जो हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका परिचय देने का यहाँ मुझे सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है। सर का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि हम उन्हें अधिक से अधिक सुनना चाहेंगे, अधिक से अधिक उनकी व्याख्यान का हम लाभ अर्जित करना चाहेंगे, तो संक्षिप्त में मैं सर का यहाँ पर परिचय प्रस्तुत करती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। आदरणीय सर ने बीए ऑनर्स एमए हिंदी से की और साथ ही पीएचडी की उपाधि जो उन्होंने एमए राजनीति से और पीएचडी की उपाधि राजनीति शास्त्र से आपने प्राप्त की है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो 1973 में प्राध्यापक की नौकरी छोड़कर, जबकि हम सभी शासकीय नौकरी की तरफ दौड़ते हैं, परंतु उन्होंने प्राध्यापक की नौकरी, इतनी महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी प्रचारक बने। आपातकाल में 1975 से अप्रैल 1977 तक जयपुर की जेल में मीसाबंदी रहे। सन 1977 से 1983 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उत्तरांचल के संगठन मंत्री। 1983 से 86 तक राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि के लिए दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक जीवन चरित्र का विचार सरणी विषय पर आपने शोध कार्य किया। 1983 से साप्ताहिक विश्व वार्ता व अपना देश स्तंभ नियमित रूप से भारतीय समाचार यहाँ पर रहा। शोध पत्रिका मंथन का संपादन भी सर ने महोदय ने किया है। 1986 में वार्षिक अखंड भारत स्मरणिका का संपादन भी महोदय ने किया है। 1996 से 2002 तक राजस्थान से राज्यसभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक रहे। 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष रहे। 2006 से 2008 तक भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष रहे। 2008 और 2009 में राजस्थान विकास एवं निवेश बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 1999 से एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के महोदय अध्यक्ष है। 15 खंडों में हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के महोदय संपादक है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न परम विभूति हमारे साथ उपस्थित है। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और मंच आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है जी, स्पष्ट आ रही है जी। डॉक्टर सर्वेश जी का बोधप्रद और सर्वांगपूर्ण व्याख्यान सुनकर आनंद हुआ। अच्छा लगा कि मुझको भी सुनने का उन्होंने अवसर दिया। किसी भी कार्यक्रम के अध्यक्ष को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। समारोह का अध्यक्ष होकर भी जो लंबा बोले, मानो वो अध्यक्ष के लायक नहीं है। अध्यक्ष का मतलब होता है अधि ही अक्ष, मेरी आंख के सामने हुआ। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी साक्षी महत्वपूर्ण होती है, उसके सामने कोई बात होती है और वो कहता है हाँ मैंने ये देखा और ये हुआ। तो मैंने ये देखा कि राष्ट्रवादी साहित्यकार संघ के माध्यम से यह एक अच्छी संगोष्ठी हुई और न केवल हुई, यह निरंतर होती रहती है। आज का जो विषय है उसके बारे में तो सर्वेश जी ने बहुत जितना संभव था उतना व्यापक कहा है, क्योंकि समय की सीमा में हर एक को बंद कर ही बोलना होता है। लेकिन एक बात जरूर मेरे मन में आई जो मैं यहाँ स्पष्ट करूं कि ये राष्ट्रवादी साहित्य संघ क्या होता है।
यदि आप या अन्य कोई राष्ट्रवादी है, तो दूसरे क्या हैं? क्या दूसरे राष्ट्रवादी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, बहुत लोग यह कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो वो क्या कहते हैं? तो उनमें से बहुत लोग कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीयतावादी। फिर ये जो वाद परंपरा है, ये राष्ट्रवाद शब्द भी कोई भारत का शब्द तो है नहीं। ये जो वाद परंपरा है, यह पाश्चात्य परंपरा है, इस्म्स की परंपरा। और इस परंपरा में से एक बड़ा प्रखर विचार धरती के पटल पर आया, आज तिरोहित हो रहा है पर आया। और वह प्रखर विचार था कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, जो साम्यवाद कहलाया, समाजवाद कहलाया, वामपंथ कहलाया, बहुलतावाद कहलाया, वर्ग संघर्ष का विचार कहलाया। ऐसे अनेक नामों से विचार हुआ। और दुनिया में बहुत लोग आज भी हैं जो ये कहते हैं हम वामपंथी हैं। जब वो अपने को वामपंथी कहते हैं, तब वो अपनी कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम समाज में निगड़ित संघर्ष को स्वर देते हैं और उस संघर्ष में हम सर्वहारा यानी गरीब, दलित, उसके साथ हैं। और यह कहने के कारण उनकी एक स्थिति बनती है और वो यह है कि उन्हें स्वयं अपने मन में युद्धरत रहना है और समाज में युद्ध की भावना को प्रबल बनाना है। इसको उन्होंने वामपंथ कहा है। और इस युद्धातिरेक से जो अपने को दूर रखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि यह युद्ध उचित नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने दक्षिणपंथी कहा है। सामान्यतया संसार में अपने को दक्षिणपंथी पहले कोई नहीं कहता था, आजकल तो कुछ लोग कहने लगे हैं। पहले लोग अपने आप को वामपंथी ही कहते थे और वामपंथी अपने से असहमत या विरोधियों को दक्षिणपंथी कहते थे। स्वयं को प्रगतिशील कहते थे और जो उनके मत को नहीं मानते वो परागतिशील थे, पिछड़ापन की निशानी थी। तो इस प्रकार एक चिंतन और बुद्धि के क्षेत्र में बंटवारा यह पश्चिम से संपूर्ण विश्व पटल पर आया, भारत में भी आया। जो संपूर्ण मानवीय संवेग है, उन मानवीय संवेगों की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। अब महर्षि वाल्मीकि ने कहते हैं पहला श्लोक लिखा तो मिथुन रथ क्रौंच पक्षी को जब बहेलिये ने मार दिया और बाण से बिद्ध होकर जब वो नीचे गिरे, उस वक्त वाल्मीकि की करुणा फूटी और उन्होंने श्लोक कहा। इसी बात को सुल्तान पंत भी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि। तो जो मानवीय संवेग है, उन संवेगों को जो व्यक्त करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है। जब आप हंसते हैं तब भी वो साहित्य व्यक्त करते हैं, जब आप रोते हैं तब भी साहित्य को व्यक्त करते हैं, जब आप क्रुद्ध होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त करते हैं, जब आप शांत होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त करते हैं, जब आप सहज होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त करते हैं, जब आप बहुत असहज होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त करते हैं।
अच्छा चाहे किसी को न लगे, पर जब किसी को आप गाली दे रहे होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त कर रहे होते हैं, और जब किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तब भी आप साहित्य को व्यक्त करते हैं। साहित्य जीवन की समग्रता को व्यक्त करने की विधा का नाम है, और इसलिए उसको यह इस वाद या उस वाद में बांटना शायद ये उतना समीचीन नहीं है। हम लोग, जिनको लोग राष्ट्रवादी कहते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब केवल इतना है कि इस विश्व के पटल पर कुछ सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं। उन सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताओं को जिंदा रहने का अधिकार है, और इन सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताओं को समाप्त करने की कोशिश दुनिया में हो रही है। कौन कर रहा है वो? तो इकबाल का एक शेर है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यूनान मिस्र रोमा मिट गए यानी क्या हुआ? कैसे मिट गए? यूनान तो वही है, रोम तो वही है, मिस्र तो वही है। तो क्या मिट गया? मिट गया वहां की वह सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता। लोग वहां हैं, भूमि वहां है, पर वह सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता वहां नहीं है। तो यह एक सेमेटिज्म है, एक शामी प्रवाह है। यह शामी प्रवाह इन अस्मिताओं पर आक्रमण करता है, और हम राष्ट्र को मानने वाले लोग इस प्रहार को, इस आक्रामकता को अच्छा नहीं मानते और इसके खिलाफ काम करते हैं। जैसे शामी संस्कृति में इकबाल ने जो नाम लिया वो था, वैसे ही ऐतिहासिक कारणों से पश्चिम में राष्ट्र की संज्ञा यह राष्ट्र राज्य पर आकर रुक गई। राष्ट्र राज्य पर आने के बाद उस पर आगे विचार ही नहीं हो पाया, और इसलिए आज विश्व में राष्ट्र संज्ञा की कोई समुचित परिभाषा नहीं है। आज यूएनओ नाम की संस्था है। वह यूएनओ नाम की संस्था जिस कभी संप्रभु राज्य को मान्यता दे दे तो वह राष्ट्र कहलाने लगता है। परिणामतः जब से यूएनओ बना है तब से कोई दशक ऐसा नहीं गया जब राष्ट्रों की संख्या घट बढ़ नहीं गई होगी। सोवियत संघ नाम का एक राष्ट्र राज्य था, अब 14 हो गए। युगोस्लाविया नाम का एक राष्ट्र था, अब 8 हो गए। भारतीय खंड पर 47 में पाकिस्तान भारत नाम के 2 राष्ट्र राज्य पैदा हुए, अब बांग्लादेश भी बन गया। तो दुनिया में आज राष्ट्र की परिभाषा में एक अराजकता है, और पश्चिम के राष्ट्र राज्य की जैसी सुंदर आलोचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, वह सबको पढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कुछ लोग राष्ट्रवाद के ही विरोधी हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इस नाते से उनके आलेख को उद्धृत करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि भारत माता का पहला चित्र शांति निकेतन से बना है।
उनको यह नहीं मालूम कि भारत माता के गीत और कविताओं का जितना सुंदर प्रस्तुतिकरण शांति निकेतन से रविन्द्रनाथ के माध्यम से हुआ है उतना होना मुश्किल है। तो रविंद्रनाथ पाश्चात्य राष्ट्रवाद की समुचित आलोचना करते हैं और भारतीयता का अभिमंडन करते हैं। इस राष्ट्र राज्य ने दुनिया को साम्राज्यवाद दिया। क्या करता है साम्राज्यवाद? साम्राज्यवाद भी वही काम करता है जो सेमेटिक आक्रमणों ने किया था, और वो अस्मिताओं को समाप्त करने की कोशिश करता है। भारत की अस्मिता कोई भारत की अस्मिता नहीं है। कितनी कोशिशें की उन्होंने। ये आर्य द्रविड़ है, ये उपमहाद्वीप है, ये हिंदू मुस्लिम है, यहाँ इतनी भाषाएं हैं। इन सब तर्कों के पीछे एक ही दृष्टि है, और वो ये है, भारत की अस्मिता को नकारो। तो यह जो अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताओं को नकारने की स्थिति है, इसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए उनको राष्ट्रवादी कहा जाता है। और एकात्म मानव दर्शन ने व्याख्या पूर्वक यह कहने की कोशिश की कि दुनिया में आज जो पश्चिम से आया है वह पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, वह राजनीतिक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है। जबकि सही प्रकार की राष्ट्रीयता पॉलिटिको टेरिटोरियल नहीं होती, वह जियो कल्चरल होती है। पॉलिटिको टेरिटोरियल जब कहते हैं तो मतलब है टेरिटरी की सीमाएं कौन तय करता है? टेरिटरी की सीमाएं व्यक्ति मनुष्य तय करता है। जबकि भूगोल की सीमाएं कौन तय करता है? भूगोल की सीमाएं भगवान तय करता है। राज्य ताकत से बनता है, संस्कृति संस्कारों से बनती है। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता यह है भू, जन और संस्कृति के संघात से उत्पन्न होती है। और यह जो राष्ट्रीयता का बोध है, यह मानव मात्र में आना चाहिए। भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के अधिष्ठान पर विश्व का पुनर्गठन होना चाहिए। आज राष्ट्र राज्यों ने संघर्ष और स्पर्धा के माध्यम से मानवता और विश्व को बांटा है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयताओं का वह कुटुंब प्रकट करें जिसकी कल्पना भारत के मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम के नाम से की। मैंने कहा था कि अध्यक्ष को अधिक नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना शुरू हो गया, तो लंबा बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। साढ़े छह बज गए। बहुत सुंदर आदरणीय, आप ये अवश्य कह रहे हैं कि अध्यक्ष को अधिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम सभी आपको सुनने के लिए परम उत्सुक थे। और अति संक्षिप्त में आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रखे हैं, वास्तव में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, साथ ही जो सामाजिक सांस्कृतिक हमारी अस्मिताएं हैं उसको बचाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वही राष्ट्रवाद है। इसे अन्यथा किसी भी दृष्टिकोण से ना देखा जाए, वास्तविक राष्ट्रवाद यही है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस विषय पर आपने अपने विचार मुझे पूरा बोलने के लिए फिर से बुलाइए। तो जरूर आप अपनी सुविधा से हमको तारीख दे दीजिए, हम बिल्कुल आमंत्रित कर रहे हैं आपको। हमको कोई काम नहीं है। आपका एकल व्याख्यान रहेगा तब सही होगा अगली बार। जिस दिन आप हमको सर्वेश जी, हमें कोई काम ही नहीं है। आप जब कहेंगे राजी पे आपका एकल व्याख्यान हम लोग कराएंगे, पूरा समय आप ही को रहेगा उस दिन, तब अच्छा रहेगा विषय। कितने उदार हैं आप। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यदि हमारे जो भी दर्शक और श्रोता हमारे साथ उपस्थित थे, अगर आपका कोई प्रश्न हो हमारे वक्ताओं से, हमारे अध्यक्ष महोदय से, तो आप कृपया पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो किसी के मन में या जिज्ञासा हो किसी विषय पर, टिप्पणी भी कर सकते हैं।
संभवतः मुझे लग रहा है किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम पड़ाव पर ही हमारा कार्यक्रम है आज का। तो सर मैं यहाँ पर एक बहुत ही थोड़ी सी यहाँ पर अपना बिंदु भी यहाँ रखना चाहूंगी। ये जो राष्ट्रवाद की यहाँ बात की जा रही है, वह आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, राष्ट्रवाद वास्तव में क्या है, ये कोई कट्टर राष्ट्रवाद नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, नकारात्मक चीज नहीं है जो कई लोग सोच लेते कि राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो यहाँ कुछ कट्टरता हो गया, कुछ इस तरह का कुछ भी होगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में राष्ट्रवाद पर आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डाला है। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये भारत के नव निर्माण के साथ साथ, जो बात मैंने पहले कार्यक्रम के आरंभ में कही थी, पुनर्निर्माण की ये बात कर रही है। जो हमारी अस्मिता है, सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं, हमारी ज्ञान परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने की, उसका पुनर्निर्माण करने की बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर रही है। और मुझे आशा है कि इस तरह का, अगर ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी उद्देश्य और बिंदु निर्धारित किए गए हैं, उसका अगर हम पालन करते हैं, उसको कार्य रूप में हम परिणत कर सकते हैं, तो निश्चित ही हमारा भारत जो विश्व गुरु के पद पर पहले आसीन था, पुनः उसी तरह की स्थिति हमें फिर से प्राप्त होगी और हम अपनी अस्मिताओं को, सांस्कृतिक, सामाजिक और जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसे हम पुनः सुरक्षित रख पाएंगे, जीवित रख पाएंगे और कोई भी हमें मिटा नहीं पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके व्याख्यान से भी मुझे यहाँ पर प्राप्त हुई। तो हमारा कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी से निवेदन। मैम, हाँ सर, मैं आपको बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप अभी हमारे बीच में बुंदेली के प्रसिद्ध जानकार और प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय गुरुवर डॉक्टर लखनलाल खरे सर भी मौजूद हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आई थिंक उनका माइक अनम्यूट है। प्लीज सर, कंटिन्यू करिए सर। हार्दिक स्वागत है सर। म्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। जी जी, अभी आ रही सर, आ रही जी। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये दूसरा देखा है मैंने एपिसोड, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। विशेष रूप से मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा अतृप्त रहा आदरणीय महेश जी को, लगता था कि सुनता जाऊं। और ये जो आपने एक प्रस्ताव रखा है आदरणीय को पूरे समय सुनने का, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन पहले बता दीजिएगा कि आदरणीय महेश जी कब आ रहे हैं, ताकि मैं अपने तन को और मन को दोनों को स्वस्थ रख लूं। जी धन्यवाद महोदय, बहुत ही सुंदर टिप्पणी आपने महेश जी के उद्बोधन पर की। सर, मैं आपको यह भी बताना चाहूँ कि हमारे साथ निरंतर ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, चित्ती चेतना, मानववाद पर, साहित्य पर लगातार हमारे ये व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। आप लगातार निरंतर जुड़ते रहिए। जब भी कार्यक्रम होते हैं तो आप निश्चित ही आप सभी को सुनना चाहेंगे। हमारे आदरणीय महेश जी को भी हम पुनः सुनना चाहेंगे। तो सर, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं जी। यदि किसी को और कुछ कहना। मैं कह रहा हूँ, हम सर्वेश जी के मजदूर हैं, जब भी ये कहेंगे चले आएंगे। सर जी, बहुत अच्छा व्याख्यान लगा आपका, बहुत अच्छा। आप अच्छे हैं तो अच्छा लगेगा, इसमें क्या है। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिर तैसी। वाह वाह वाह, मेरी अच्छाई को आपने प्रमाणित कर दिया। आदरणीय, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ऋषि शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। साथ ही हमारे साथ सुमन चौबे मैडम दिख रही है मुझे, कुमारी नम्रता जी भी जुड़ी, बहुत सारे हमारे जो श्रोता और वक्ता यहाँ पर जुड़े, श्रोता और दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमें मानद सदस्यता प्रदान करने की जो हमारी परंपरा है, उसके लिए मैं आदरणीय, परम आदरणीय हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को मानद जो सदस्यता है वो प्रदान करें। ये हम प्रमाण पत्र के रूप में महोदय उपलब्ध कराते हैं और ये ईमेल के माध्यम से आप तक प्रेषित कर दिया जाता है जी। तो जैसा कि आप धन्यवाद आशा जी। अभी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सब लोगों ने सुने। सबसे पहले आदरणीय सर्वेश पांडे जी ने एकात्म मानववाद के बारे में बताया और बाद में हमारे आज के अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने। एक दो बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये हमारा एक ट्रस्ट है, जो 21 लोग इसमें शामिल हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, और ये अखिल भारतीय ट्रस्ट। एक नाम चाहिए था, क्योंकि एक नाम पहले से चल रहा था, उसी से इसको अलग होना पड़ा किसी वजह से, तो उसी नाम को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय शब्द जोड़ करके अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जोड़ दिया था। शुरू में जैसा मैंने कहा कि इसमें तमाम तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के माने सृजन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, और हम ऐसा प्रयास करते हैं कि वो सब इसके साथ जुड़े रहे। संगीत के क्षेत्र से डॉक्टर के वागीश आपके कर्नाटक संगीत के बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार हैं। पंडित चेतन जोशी, अभी उनको साहित्य संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, वो हमारे मानद सदस्य हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हमारे बीच में आए हैं, वो हमारे मानद सदस्य हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी, जो ललित निबंधकार हैं देश के जाने माने हिंदी साहित्य के, वो हमारे बीच में रहे। प्रोफेसर गीता सिंह इतिहास की हैं। पंडित विनोद जाने माने चित्रकार, अभी मिठाई सीरियल जिन्होंने बनाया श्रीमान अरविंद बबल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत वर्मा जी सिनेमेटोग्राफर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे करके हमारा प्रयास है कि अलग अलग सृजन के क्षेत्रों के लोग हमारे साथ जुड़े और एक निश्चित विचार दृष्टि के साथ लोग आगे बढ़े। अभी आदरणीय महेश शर्मा जी ने अस्मिता विमर्श की चर्चा की है। ये बात सही है कि दुनिया में दूसरे किस्म के सांस्कृतिक अस्मिताओं की समाप्ति की बात हो रही है, लेकिन एक नए सिरे से अस्मिताओं को उभारने का प्रयास भी लोग कर रहे हैं, जिसमें दलित अस्मिता है, स्त्री अस्मिता है, और तमाम तरह की अस्मिता है। जो छोटे छोटे वर्ग हैं, उनको उभारने की कोशिश हो रही है। हम लोग उन सब चीजों में बहुत अपनी शक्ति समाप्त नहीं करते। हमारा विचार यह है कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलें, और इसलिए हम लोक की बात करते हैं, हम चिति की बात करते हैं, और दर्शन के रूप में एकात्म मानव दर्शन की बात करते हैं। ऐसे लोगों को, साहित्यकारों, ऐसे रचनाकारों को हम अपने बीच में लाने का प्रयास करते हैं, जो एक समग्र दृष्टि लेकर के चल रहे हैं और अपने सृजन में उस दृष्टि को समावेश करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय महेश शर्मा जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी तरफ से हमारे बीच अपने विचार रखने की बात कही है। हम उनको, अब तो वो हमारे अपने हो गए, क्योंकि हम उनको मानद सदस्यता प्रदान कर रहे हैं, तमाम लोगों को हमने दी है। आज सुमन चौरे जी भी हमारे बीच में है, वो निमाड़ लोक संस्कृति की प्रख्यात विद्वान है। सुमन सिकोटे जी भी सुषमा सिकोटे जी भी हमारे बीच में आने वाली हैं। उन्होंने भी लोक कलाओं पर, लोक चित्रकला पर बहुत काम किया है। योग्यता भार्गव जी भी हमारे बीच में आएंगे, उन्होंने भी काफी काम किया है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, और एक ऐसा संगठन लेखकों का तैयार करने का प्रयास हम लोगों का है, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत और भारतीयता की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, दृष्टि की बात करें, अपने लेखन में लेकर है। तो एक विघटनवादी दृष्टि पूरे समाज में इस समय चल रही है, उस दृष्टि का कहीं ना कहीं तिरस्कार हो, और एक नई सोच, नई सकारात्मक दृष्टि साहित्य के माध्यम से, सृजन के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से सामने आए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। हम सब की तरफ से मानव सदस्यता आदरणीय महेश शर्मा जी को हम लोग प्रदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो इस सदस्यता को स्वीकार करेंगे। सदस्यता को स्वीकार करने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने आपको सदस्य बना लिया। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, और जब जब हमको आपकी आवश्यकता होगी, आपका मार्गदर्शन भी मिलेगा, और आप हमारे बीच में आप हमेशा उपस्थित रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पूरे संगठन की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप मानद सदस्यता स्वीकार करें। आदरणीय महेश शर्मा जी। मान्यवर सोमदत्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमको इस लायक समझा कि हम भी आपके पास बैठ सकते हैं, तो इसके लिए आभार के अलावा और क्या कह सकता हूँ मान्यवर। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आपके सानिध्य में रहेंगे, और हम लोगों का एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा।
बहुत बहुत आभार, आपने मानद सदस्यता स्वीकार की है। आशा जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा मेरा जी, ऋषि जी ने शायद हैंड रेज किया है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आदरणीय ऋषि शर्मा जी, जी माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक म्यूट है आपका। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। जी जी, अभी आ रही है। जी, तो सभी इस बात से सहमत होंगे कि आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का बहुत ही संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण से किसी का जी नहीं भरा होगा, और इसलिए हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी से सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से मेरा निजी अनुरोध है कि डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को शीघ्र अगले गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाए। ये मेरा निवेदन है, इस पे विचार किया जाए। और जो विषय हो, वो विषय जो मेरी जिज्ञासाएं हैं, जो मैंने पिछली गोष्ठी में उठाया भी था, वो विषय ये मेरा सुझाव है कि हिंदी साहित्य में वामपंथी व राष्ट्रवादी विमर्श, प्रासंगिकताएं, इससे संबंधित मतलब इसको टच करते हुए कोई विषय रखने पर विचार किया जाए। यही मेरा निवेदन था। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी। हम लोग तिथि तय कर लेंगे जल्दी ही, और विषय भी आदरणीय शर्मा जी से बात करके तय कर लेंगे, और आपकी भावना का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी आशा जी। जी धन्यवाद सर। तो अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। तो मैं सबसे पहले परम आदरणीय हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया। साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का मैं हार्दिक आभार करती हूँ सर। हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर सोमदत्त शर्मा जी, अतुल गुप्ता जी, साथ ही हमारी टेक्निकल टीम में उपस्थित समस्त जो हमारे सदस्य हैं, अभिजीत जी, अमन जी, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। उनके ही सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम अबाध रूप से चलता रहा, संचालित होता रहा। साथ ही बिना दर्शकों के, बिना श्रोताओं के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता। तो हमारे इस आभासी पटल पर जो हमारे दर्शक और श्रोता उपस्थित थे, उन सभी का भी मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करती हूँ सर। आप सभी का हार्दिक आभार। और हमारा जो हमारे साथ तक्षशिला प्रकाशन, तेज प्रकाशन, समन्वय प्रकाशन, अमित प्रकाशन, इनका भी मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार। हमारा जो कार्यक्रम है, जैसे कि हमारी प्रथा है, हमारे कार्यक्रम का आरंभ कल्याण मंत्र से होता है और उसका हम समापन भी कल्याण मंत्र से ही करते हैं। तो मैं परम आदरणीय सोमदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि हम सभी कल्याण मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करें। आशा जी, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी, यदि किसी के मन में अभी कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो कृपया आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर सुमन चौरे, हाँ, मैं सबको प्रणाम करते हुए कह रही हूँ कि हमारे जो विषय होते हैं वो बहुत गहन होते हैं, सारगर्भित होते हैं, पर वक्ता को अपनी बात कहने का जब उसका मन होता है कि वो क्या बोले, वहां तक पहुंचता है, तब तक समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए समय दिया जाए। जैसे कि सोमदत्त जी को मालूम है कि अभी मेरे साथ क्या घटना हुई, तो बोलने का जो विषय खुलता है उसी में समय लग जाता है, और जब विषय प्रस्तुत होता है और कोई बात बढ़ना जाती है और उसके अंतर से जो आवेग और जो जिसको कहते हैं कि मोती निकलने का अवसर आता है, तब समय खत्म हो जाता है। तो समय दीजिए सबको। दीदी ही कहती हूँ। दीदी, जब आपको बुलाएंगे पूरा समय देंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। जी, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल इतना गहन सारगर्भित सबने ने कोशिश यही की कि उंडेर दे मोती, ढेर दे। सबको बार बार प्रणाम। मैं सुमन चौरे।
धन्यवाद सुमन जी। जो टिप्पणियां आ रही है उनको वो सुनकर वास्तव में ये लगता है कि हमारा कार्यक्रम जो हमारा उद्देश्य था अपने उद्देश्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य वही अंतर की जो संवेदनाएं हैं, जो वास्तविकताएं, जो हमारे भाव है उसे ही बाहर निकालना है। जैसा कि आदरणीय सुमन जी ने कहा कि जब मोती निकलने का अवसर आता है तो समय समाप्त हो जाता है। तो इतने अच्छे व्याख्यान हमारे पटल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी श्रोताओं की जो उत्सुकता है सुनने की, ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी निरंतर सुनने के प्रति जिज्ञासु है। आप सभी का हार्दिक आभार। जी सोमदत्त जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम कल्याण मंदिर से अपने कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाए। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का नमस्कार। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं कार्यक्रम के समापन की अनुमति प्राप्त करना चाहूंगी।